अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। केदारनाथ पैदल मार्ग से आज ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिसे देखकर हर कोई डर जाए। भीमबली के पास में जहां बीते दिनों बादल फटने की घटना सामने आई, तो वहीं रविवार को अचानक देखते ही देखते पूरी की पूरी पहाड़ी मंदाकिनी नदी में समा गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी पहाड़ी पल भर में नीचे आ गई। बताया जा रहा है कि मंदाकिनी नदी में भारी मात्रा में मलबा गिरने से उस समय झील जैसी स्थिति बन गई थी। हालांकि अब आपदा प्रबंधन का कहना है कि धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है। फिर भी अलर्ट जारी किया गया और लोगों को नदी किनारे जाने से मना किया गया। ऊपर से भी आ रहा। बद्रीनाथ हाईवे भारी बारिश के बाद में बंद हो गया है। हाईवे छिनका और नंदप्रयाग के पास में मलबा आने से बंद है। सड़क बंद होने से गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखी गई हैं। वहीं आने जाने वाले लोगों को भी खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हाईवे खोलने का काम भी जारी है और फिलहाल मलबे को हटाया जा रहा है। श्रीनगर में सिद्धपीठ धारी देवी मंदिर से कुछ ही दूरी पर अचानक बिजली अलकनंदा नदी के किनारे गिरी। गनीमत ये रही कि बिजली मंदिर से कुछ दूरी पर गिरी थी, जिससे कि कोई हादसा होने से बच गया। लेकिन इस दौरान श्रीनगर नेशनल हाईवे से जुड़ने वाली नगर निगम की एक सड़क का 50 मीटर हिस्सा टूट गया, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कतें आ रही हैं। विकासनगर में भारी बारिश के शिमला बाईपास रोड पर कई जगह पर रपटों पर पानी का सैलाब आ गया। हसनपुर कल्याणपुर में सड़क पर बरसाती नाला आ गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पानी का बहाव कितना तेज था। वहीं कई लोग पानी के तेज बहाव को पार करते हुए नजर आए, लेकिन इस तरह से पानी के उफान को पार करना खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन लोग जान जोखिम में डालकर सड़क पार करते हुए दिखाई दिए। नैनीताल में स्कूली बच्चे उफनती नदी को पार कर रहे हैं और बच्चों का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्कूली बच्चे नदी पार कर रहे हैं, जो काफी खतरनाक है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि सालों से नदी पर पुल बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। वीडियो नैनीताल के बेताल घाट के कटनी गजार का बताया जा रहा है। न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। उत्तरकाशी में मोरी के तालुका सांकरी सड़क में तेज बारिश के बाद में नदी पर बनी पुलिया बह गई। पुलिया बहने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने को मजबूर हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि लोग कैसे बल्लियों के सहारे नदी को पार कर रहे हैं। ऐसे में जरा सी चूक बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन पुलिया नहीं होने से लोगों को ऐसे ही आवाजाही करनी पड़ रही है। वहीं लोगों का आरोप है कि प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। कोटद्वार के यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के दुगड्डा की पहाड़ियों में बसा आमसोड़ गांव पर भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। बादल फटने की घटना के बाद में आमसोड़ के सामने की पहाड़ी में भारी भूस्खलन हुआ, जिससे पूरे गांव में मलबा और बोल्डर आ गया। भूस्खलन के साथ आए मलबे में कई मकान दब गए और ग्रामीणों को रातों रात अपने घरों को छोड़कर दूसरे गांव में जाना पड़ा। बरसात के साथ ही गांव से लगी पहाड़ी से बोल्डरों से गिरते हुए तस्वीरें भी सामने आई, जिससे कि जान माल का खतरा लगातार बना हुआ है। और वही मामले में प्रशासन का कहना है कि घटना के बाद में गांव पर नजर रखी जा रही है। बरसात खत्म होने के बाद ही पहाड़ी पर ट्रीटमेंट का काम किया जाएगा। बता रहा हूं कि अभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट ड्यूरिंग दी मानसून सीजन या डिजास्टर सीजन में उस पर लगातार नज़र रखे हुए और पोस्ट मानसून सीजन जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की जानी है, जो भी उपचारात्मक गतिविधियां की जानी है, उनके लिए हम लोग प्रिपरेशंस कर रहे हैं। खबर देहरादून से है, जहां पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीएम डैशबोर्ड की मीटिंग लेंगे। बैठक में सीएम धामी विभागों के काम की जानकारी लेंगे। बैठक में मुख्य सचिव समेत सभी विभागीय सचिव मौजूद रहेंगे और सचिवालय में दोपहर 12:30 बजे ये बैठक शुरू होगी।
सियासी सरगर्मियों पर लगाम लगाने के साथ ही केदारनाथ उपचुनाव, निकाय चुनाव और साथ ही गैरसैंण सत्र के मद्देनजर बीजेपी जल्द ही अपनी कोर कमेटी की मीटिंग बुला सकती है। इस मीटिंग में बीजेपी केदारनाथ उपचुनाव तक की अपनी रणनीति पर मुहर लगा सकती है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा उपचुनाव के बाद खासतौर पर बीजेपी के अंदर का सियासी माहौल बदला हुआ है और इसी बदलाव के बीच अब केदारनाथ उपचुनाव अगला बड़ा टारगेट होने वाला है। इस बीच निकाय चुनाव भी सिर पर हैं, तो पार्टी के भीतर कैबिनेट विस्तार और दायित्व बांटने का मुद्दा भी गरमाया हुआ है। केदारनाथ में उतरने से पहले बीजेपी को ये सभी मुद्दे साधने होंगे और इसके लिए बीजेपी जल्द ही अपनी कोर ग्रुप मीटिंग बुलाने वाली है। इसमें केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव और उपचुनाव के मद्देनजर संगठन और सरकार के कार्यक्रम तय किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय के चुनाव हो चाहे केदारनाथ का बाई इलेक्शन हो, हम दोनों चुनाव के लिए तैयार हैं। बहुत जल्दी हमारी एक बैठक हम लोग करने वाले हैं, चुनाव प्रबंधन की बैठक हम करने वाले हैं और नगर पालिका नगर निगमों के लिए जो प्रशिक्षक की टोली बनानी है वो बहुत जल्द उसको घोषित कर देंगे। वो सभी जनपदों में जाकर, नगर निगम क्षेत्रों में जाकर अपनी तैयारियों को और प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को हम प्रारंभ करेंगे। कि इस अगस्त महीने में हमारी कोर टीम की बैठक होगी। इसी के साथ में हमारी प्रदेश की टोली है। प्रदेश की टोली भी महीने में एक बार बैठती है और चुनाव है, स्थानीय निकाय के चुनाव है, पंचायतों के चुनाव है, केदारनाथ विधानसभा का चुनाव है। इस पर रणनीति बनाने के लिए हमको क्या क्या तैयारी करनी है। इस मीटिंग में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी शामिल हो सकते हैं। मीटिंग में केदारनाथ उपचुनाव में कैंडिडेट के नाम पर इंटरनल तौर पर सबकी सहमति ले ली जाएगी, तो दायित्व आवंटन पर भी अंतिम मोहर लगा दी जाएगी। नगर निगम और निकायों में अध्यक्ष पद के दावेदारों पर भी निर्णय ले लिए जाने की संभावना है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। दिल्ली में आज कांग्रेस विधायकों की बैठक होगी। शाम 4 बजे प्रदेश प्रभारी शैलजा मीटिंग लेगी और बैठक में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, यशपाल आर्य समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड के सभी 20 विधायकों को भी बैठक में बुलाया गया है। मीटिंग में नगर निकाय चुनाव और साथ ही केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बात होगी। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते भी प्रदेश पदाधिकारियों की दिल्ली में बैठक हुई थी। उत्तराखंड उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरसार से बड़ी खबर सामने आई, जहां पर विश्वविद्यालय पर आरोप लगे हैं कि उसने आरक्षण रोस्टर को मनमाने ढंग से बदलकर करीब 82 पदों पर अपने चहेतों को नियुक्त कर दिया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरसार एक बार फिर से विवादों में है। पौड़ी गढ़वाल में स्थित इस यूनिवर्सिटी में विभिन्न फैकल्टी में एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के 82 पदों पर तीसरी बार नियुक्ति निकाली गई है, लेकिन चयन प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे हैं। आरोप है कि विश्वविद्यालय ने चहेतों को नौकरी देने के लिए आरक्षण रोस्टर ही बदल डाला। एससी के लिए रिजर्व पद को सामान्य कर दिया गया, जबकि सामान्य कैटेगरी के पद को ओबीसी के लिए आरक्षित कर दिया गया। इसी तरह एससी के लिए आरक्षित एक पद को सामान्य महिला कर दिया गया। सामाजिक कार्यकर्ता दीपक करगेती ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर इन भर्तियों पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के जैसे बड़े पदों पर भर्ती प्रक्रिया को मानकों को ताक पर रख के अंजाम दिया है। कुलपति ने बिना शासन से अनुमति लिए पुराने विज्ञापित रोस्टरों में बदलाव किया और अपने चित परिचित लोगों के हिसाब से रोस्टर को बदलकर अपने रिश्तेदारों, अपने परिचितों और अपने खास बंदों को जो है वहां पर भर्ती प्रक्रिया में बुलाकर, इंटरव्यू में बुलाकर उनको नियुक्त कर दिया। कांग्रेस ने भी लगे हाथ नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए। साथ ही विभागीय मंत्री गणेश जोशी को ही विवादित करार दे दिया, तो मंत्री गणेश जोशी ने विभागीय सचिव को जांच के आदेश दे दिए हैं और रातों रात अपॉइंटमेंट लेटर्स जारी करके ये कहा जाता है सोमवार को जो है ज्वाइनिंग कर लीजिए। तो ये एक जांच का विषय है और वैसे भी ये विवादित मंत्री जी का एक विभाग है जिसमें हॉर्टिकल्चर के कई मामले पहले आ चुके हैं, सैन्य धाम का मामला आया है और ये भरसार यूनिवर्सिटी।
अगर कहीं नियम के विरुद्ध अगर निर्णय लिया होगा तो उसका संज्ञान लिया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये धामी 2 की सरकार है। हमने हर इस प्रकार के मामलों में व्यक्ति की जिम्मेदारी फिक्स। साल 2011-12 में स्थापित भरसार यूनिवर्सिटी का विवादों से पुराना नाता रहा है। यही कारण रहा है कि पिछले 1 दशक से यहाँ रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन वो अंजाम तक नहीं पहुँच पाई। फिलहाल मामला विभागीय मंत्री के साथ ही मुख्यमंत्री के दरबार में पहुँच गया है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उधर भरसार विश्वविद्यालय ने पूरे मामले में सफाई दी है। विश्वविद्यालय के कुल सचिव का कहना है कि जो लिस्ट प्रसारित की गई है वो लिस्ट भ्रामक है और साजिश के तहत में ये लिस्ट जारी की गई है, क्योंकि रिजल्ट 9 अगस्त को जारी कर दिए गए थे। सभी को लेटर जा चुके हैं और 12 अगस्त को ज्वाइनिंग होनी है। ये है कि रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं। 9 तारीख को 2 बजे के करीब रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके थे और माननीय प्रबंध परिषद की बैठक हुई, उसमें रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके थे। समस्त जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको चिट्ठियां जा चुकी हैं। दूसरी बात यह है कि यह जो लिस्ट है, जो भ्रामक लिस्ट प्रचारित की जा रही है, यह झूठ है, यह शरारतपूर्ण है, झूठ है, इसमें कोई आधार नहीं है। पिथौरागढ़ नगर पालिका को नगर निगम बनाने की कवायद इन दिनों जोरों पर है। वहीं इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। अब आलम यह है कि कांग्रेस जहां निगम बनाने का पुरजोर विरोध कर रही है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस की सियासी चाल पर उसे घेर रही है। पिथौरागढ़ उत्तराखंड का सबसे बड़ा पहाड़ी शहर है। राज्य बनने के बाद यहाँ की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि इस वक्त पिथौरागढ़ नगर पालिका क्षेत्र की आबादी 90,000 से ज्यादा है। लगातार बढ़ रही आबादी को देखते हुए सरकार पिथौरागढ़ पालिका को निगम में तब्दील करने की कोशिश कर रही है। इस कोशिश को परवान चढ़ाने के लिए शासन ने स्थानीय प्रशासन से प्रस्ताव तक मंगवा लिए हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार की इस कवायद का पुरजोर विरोध कर रही है। सरकार की इस पहल को कांग्रेस निकाय चुनाव लटकाने से भी जोड़ रही है। उसको अपनी राजनीतिक दुविधा बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। जिस तरीके से प्रदेश सरकार और देश केंद्रीय सरकार के खिलाफ प्रदेश में माहौल बन रहा है, तो उन्हें लगता है कि हम इस प्रदेश में कोई भी इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे, कोई भी निकाय चुनाव नहीं जीत पाएंगे, कोई भी पंचायत चुनाव नहीं जीत पाएंगे। तो इसको टालने के लिए इन्हें ये फरमान निकाला है। कांग्रेस की माने तो नगर निगम में शहर से सटे गांवों को शामिल किया जाएगा, जिससे ग्रामीण इलाकों को नुकसान उठाना होगा। यही नहीं, लोगों पर टैक्स का बोझ भी बढ़ेगा। नगर निगम की पहल के विरोध में कांग्रेस सड़कों पर भी उतर चुकी है। वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस के विरोध पर कई सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी की माने तो कांग्रेस का विरोध सिर्फ दिखावे के लिए है, जबकि पालिका का निगम बनने से जहां बजट में भारी इजाफा होगा, वहीं विकास भी रफ्तार पकड़ेगा। निगम बनाने पर संसाधन बढ़ते हैं, क्षेत्र बढ़ता है, उसका विकास होता है, केंद्र से भी निगमों को पैसा मिलता है, जिससे यहाँ पर तमाम प्रकार की सुविधाओं के विकास होने का पूरा संभावनाएं रहती हैं। निगम बनने से दूर दूर तक किसी की हानि नहीं होने वाली है। ये इनका एक राजनीतिक शिवगुफा है। पालिका को नगर निगम बनाने की कोशिश कब परवान चढ़ेगी, ये कह पाना तो फिलहाल मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि इस मुद्दे ने सियासी पारे को चढ़ा दिया है। ऐसे में अब देखना यह है कि कांग्रेस के विरोध को सरकार अहमियत देती है या फिर कोई बीच का रास्ता निकलता है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।
रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन अब चौमासी से केदारनाथ धाम तक पुराने पैदल मार्ग को विकसित करने जा रहा है। इसके लिए प्रशासन की टीम ने कल मार्ग का निरीक्षण किया। जल्द इस मार्ग को आने जाने के लिए बेहतर बनाने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। मार्ग को विकसित करने के पीछे मुख्य मकसद आपदा की घटनाओं के दौरान वैकल्पिक रास्तों के तौर पर इस मार्ग का इस्तेमाल किया जा सके। आपको बता दें कि इस मार्ग से कुछ समय पहले स्थानीय लोग नियमित आवाजाही करते थे, लेकिन अब आवागमन काफी कम हो गया है। लेकिन अब यदि मार्ग को विकसित किया जाता है तो इस मार्ग पर लोगों का आवागमन बढ़ेगा। अल्मोड़ा जिले में कोसी, जटागंगा सहित कई नदियों को जलस्तर गर्मियों में न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया था, जिसे बढ़ाने के लिए खाल और चेक डैम बनाए गए हैं, जिससे कि बारिश के पानी को ज्यादा से ज्यादा रोका जा सके। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 2024 में कोसी और जटागंगा का भूमिगत जल अपने न्यूनतम स्तर पर गया था, जिससे कई पंपिंग पेयजल योजनाओं के साथ ही सिंचाई का काम भी ठप हो गया। नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए वैज्ञानिकों की भी सलाह है कि बारिश के पानी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए रोककर नदियों को रिचार्ज किया जाए, जिससे साल भर नदियों में पानी बना रहे। इसके लिए खाल और चेक डैम का निर्माण किया जाए। तो ये जो नौले धारे हैं वो 100-200 मीटर 300 मीटर पहाड़ी के नीचे, तो वो जो ऊपर का एरिया है वो रिचार्ज एरिया है, वो सूखी चट्टानों का एरिया है, उसी के अंदर पानी भरना है पूरा। वही पानी जो भरा रहता है जिसको हम एक्यूफर कहते हैं, पर एक्यूफर, वहाँ से साल भर नौले में, धारे में, नदी में पानी निकलता है। तो हमें जो भी काम करना है नदी पुनर्जनन के नाम पर या जल स्रोतों के पुनर्जनन, वो इस रिचार्ज एरिया में करना है, जो टॉप एरिया में। वन विभाग, ग्राम्य विभाग के साथ ही सिंचाई विभाग भी भूमिगत जल को बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सिंचाई विभाग ने पूरे जिले में 15 ऐसे चेक डैम बनाए हैं जो नदियों के उद्गम स्थलों में हैं, जिनके बनने से जहां नदियों को रिचार्ज करने में मदद के साथ ही भूमिगत जल में भी बढ़ोतरी हो रही है। जैसे पिछले 2-3 सालों में नाबार्ड और अन्य योजनाओं के अंतर्गत 15 चेक डैम का निर्माण हमने कर दिया है, जिससे लगभग 65 लाख लीटर पानी हम लोग चेक डैम के आगे रिटेन कर रहे हैं। बरसात में पहाड़ में जमकर बारिश होती है, लेकिन भूमिगत जल का स्तर साल दर साल नीचे जा रहा है, जो चिंता की बात है। आने वाले वक्त में लोगों को पेयजल संकट न हो, इसके लिए सभी को मिलकर बारिश के पानी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक के जरिए रोककर नदियों को रिचार्ज करना होगा, जिससे सर्दियों और गर्मियों में पहाड़ों में पेयजल की कमी न हो। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। आज सावन का चौथा सोमवार है। सावन के सोमवार पर शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। हरिद्वार के कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भी सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। दूर दूर से दक्षेश्वर महादेव मंदिर लोग पहुंच रहे हैं, भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। और दक्षेश्वर महादेव मंदिर हरिद्वार का प्राचीन मंदिर है और मान्यता है कि सावन के पूरे 1 महीने भगवान शिव दक्ष मंदिर में ही विराजते हैं। बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इस समय मैं नहीं कह सकता कि सुबह का टाइम हो रहा है, कम से कम हजारों की संख्या में लोग आ चुके हैं और अनुमान है कि हजारों में हजार और हजार कई हजार बढ़ जाएंगे। और भगवान शिव का घर ससुराल बताई जाती है ये, और मानता बहुत ही भयंकर मानता है यहाँ की। यहाँ पूरे महीना सावन के भोलेनाथ आते हैं और लोग जलाभिषेक, दूधाभिषेक, बेलपत्र सभी चीज़ों से, धतूरा और शमी पत्र से क्या यहाँ पर विशेष महत्वता है। और भोलेनाथ 1 महीना यहाँ पर निवास करते हैं। और ऐसा विधान है कि जब दक्षेश्वर जी को, मतलब दक्ष जी को, ये उन्होंने वचन दिया था कि 1 माह में, सावन के माह में यहाँ रहूँगा और सब लोगों को दर्शन दूंगा। सावन का सोमवार शिव को प्रिय है और यही कारण है कि बड़ी संख्या में शिव भक्त अपने आराध्य को जलाभिषेक के लिए शिवालयों में पहुंच रहे हैं। ऋषिकेश का पौराणिक वीरभद्र मंदिर अपने अलग मान्यता के लिए प्रसिद्ध है और शिव की जटाओं से उत्पन्न वीर और भद्र गण के स्वरूप से विद्यमान है, जो भक्तों की सभी मुराद पूरी करते हैं। भक्त लोग यहाँ पर आकर के अपने मनोरथ सिद्धि करते हैं और भगवान की बड़ी कृपा होती है। आज भी कई भक्त ऐसे बताते हैं कि जो दूर हैं, अगर वह कई दिनों तक भगवान के चरण में नहीं आए
तो कहते हैं कि भगवान उनके स्वप्न में जा करके उनको निमंत्रण देते हैं और कहते हैं कि भैया आप मेरे दरबार में नहीं आए। सावन के पावन महीने का आज चौथा सोमवार है। शिवालयों में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। मंदिर और शिवालयों में श्रद्धालुओं की लंबी लाइन देखी जा रही है। जागेश्वर धाम में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। भगवान शंकर की पूजा अर्चना की जा रही है, जलाभिषेक किया जा रहा है और बड़ी संख्या में भक्त शिव मंदिर पहुंच रहे हैं। मान्यता के अनुसार यह है कि इस धाम में, इस मंदिर के अंदर श्रावण मास में विशेषता है, जो निसंतान महिलाएं रहती है और रात पर हाथ में दिया लेके तपस्यारत रहती है, जो पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए होता है। और इस कैंपस के अंदर 125 मंदिरों का समूह है, जिसमें 5 मंदिर मुख्य हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के दूसरे गुट ने भी बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा पर चिंता जाहिर करते हुए जरूरत पड़ने पर बांग्लादेश कूच करने का ऐलान कर दिया। जूना अखाड़ा में हुई बैठक के दौरान निरंजनी और जूना अखाड़ा के साधु संत मौजूद रहे। इस दौरान अखाड़ा परिषद के दूसरे गुट के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट कर कत्लेआम किया जा रहा है। कि हम लोग तो भारत में बैठे हुए, हमारे बहुत बुरा हाल हो रहा है, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हम सनातनी है, हम संत है, हम साधु है, हम नागा साधु है और हमने सनातन की रक्षा के लिए हमने संन्यास लिया हुआ है। और हमारे महाराज श्री ने भी यही कहा है और हमारे श्री महंत हरिगिरि जी महाराज का मुझे फोन पे बात हुई थी। हम सब का ये कहना है कि अगर सरकार को नागाओं की आवश्यकता है, कुंभ मेले से पहले हम अपना कुंभ जो है बांग्लादेश में करेंगे, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हो चुका है।